Morning students. So once again we are back on the third part of this chapter, as we have divided it in the three parts. Today is the final part of this chapter, what is democracy and why democracy. Only two topics are left. One is broader meanings of democracy and one is democratic decision making. So this two topic we'll discuss it today and the chapter will now end at this point. So first one is broader meaning of democracy. See, broader meaning, we have discussed it only in the form of democracy as a form of government. Now, let us discuss about democracy in deep. First thing, right now the most common form of democracy that is practiced throughout the world is representative form of democracy. Representative form of डेमोक्रेसी. ये है क्या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी? कि हम अपना एक प्रतिनिधि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू सिट इन द पार्लियामेंट. ये संभव नहीं है क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और सिटीजन्स. अपने कंट्री में ही आप देख लीजिए किस लेवल की सिटीजनशिप है, कितने ज़्यादा संख्या में लोग हैं. तो ये संभव नहीं है कि हम सभी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सके. अब हम करते क्या है कि हमारी पूरी कंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दी जाती है. लोकसभा, विधानसभा की, स्टेट असेंबलीज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो जाती हैं और इन स्टेट असेंबलीज में या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए चुनाव होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो उस आधार पर एक क्षेत्र से एक व्यक्ति चुन के हमारे प्रतिनिधि के तौर पे जाता है, संसद में बैठता है. तो वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारे बीच का ही एक प्रतिनिधि है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि सभी एक साथ जाके संसद में बैठ सकें. अच्छा, अगर सपोज करिए कि अगर ऐसी व्यवस्था बन भी जाए तो पहली बात तो सबके पास समय नहीं होगा कि वो सभी जाएं डेली, क्योंकि सबके अपने अपने काम होंगे. दूसरा, कई लोग को डिज़ायर नहीं होगा. बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनका पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट है, किसी का स्पोर्ट्स में नहीं इंटरेस्ट होता है, तो उसी तरीके से हो सकता है वो आदमी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व भी ना होना चाहे. और कई ऐसे होंगे कि उनके पास टाइम भी है, स्किल भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि उनके पास नो हाउ नहीं है कि हम जाके वहाँ करेंगे क्या, कैसे डिसीजंस लेंगे. तो इसलिए हम अपने एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि, एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो उस एरिया के बिहाफ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और संसद या विधानसभा में जाता है और उस क्षेत्र की जनता के बिहाफ पे रूल और लॉ बनाता है, बनवाता है, डिस्कशंस करता है या डिमांड करता है अपने क्षेत्र में काम को और देने के लिए. तो एक पार्ट तो ये हो गया. दूसरी चीज़ जो सेकंड पार्ट आती है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में, कि इसको सिर्फ और सिर्फ हम गवर्नमेंट से ना जोड़कर देखें, इसमें एक और चीज़ और कॉमन आ जाती है, वो कि ऑर्गेनाइजेशन से भी इसको अगर हम समझें तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर होगा कि डेमोक्रेसी को हम कहीं ना कहीं लिमिटाइज नहीं कर रहे हैं, उसको ब्रॉडर, जैसा कि यहाँ पर बताया गया था कि ब्रॉडर मीनिंग, तो ब्रॉडर मीनिंग वहीं समझ में आएगी जहाँ हम उसको संस्थागत रूप में भी देखें, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में भी देखें, यहाँ तक कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में देखें. अब आपको मैं 2-3 स्टेटमेंट्स एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ. उन स्टेटमेंट्स को सुनिए और कंसिडर करिए और आप खुद ही इन्वॉल्व समझ में आ जाएगा आपको इन्वॉल्वमेंट करने पर कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं हर एक लेवल पे डेमोक्रेसी इन्वॉल्व है. पहला, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर हम पहले एग्जांपल की बात करें तो एक स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं कि वी ऑल सिट इन द फैमिली एंड व्हेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन एंड माई कॉन्शियंसेस मैटर्स एज मच एज एनी अदर पर्सन ऑफ द फैमिली, सो वी आर अ डेमोक्रेटिक फैमिली. मतलब कि मेरे परिवार में जब कोई डिसीजन लेना होता है तो हम सभी साथ में बैठते हैं, सभी अपने अपने व्यूज़ और पॉइंट्स देते हैं और वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का जो मत है वो मायने रखता. ऐसा नहीं कि सुपरसीड करके कोई एक जो है उसने कह दिया कि नहीं यही होगा तो वो होना है. तो अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि आपकी फैमिली जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है फैमिली, तो उसमें आपका मत या आपकी इच्छाएं, आपके व्यूज़ को भी कंसिडरेशन में लाया जा रहा है. आप गवर्नमेंट के टर्म्स में भी आप देखे होंगे तो वही हो रहा था. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रूल, जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है वो भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रूल है. जहां ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग किसी एक व्यक्ति को जो चुनाव में लड़ा है
उसको वोट देते हैं, अधिकार सबको है, मत सबसे लिए जाते हैं। जहां मेजॉरिटी दिखती है कि हाँ ये व्यक्ति अधिक से अधिक मत पा रहा है, उसको चुनाव वो जीत जाता है और वो हमारे बिहाफ पे संसद में जाके बैठता है। उसी तरीके से परिवार में भी सभी को अगर ये अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकते हैं और उस बेसिस पे कोई डिसीजन होगा तो आप कह सकते हो कि ये एक डेमोक्रेटिक फैमिली है। दूसरा पार्ट अगर हम कंसिडरेशन करें, जैसे क्लास की बात आप कर लो, क्लास का एग्जांपल दे दूं, वैसे मैं ऐसा करता नहीं हूं, आप सब जानते हैं, जो 8th में बहुत कम बच्चे पढ़े होंगे मुझसे, 9th 10th में मेनली, इफ अ टीचर इज नॉट अलाउिंग एनी स्टूडेंट टू स्पीक और आस्क क्वेश्चंस, हाउ कैन यू से दैट ही इज फॉलोइंग अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द क्लास? अगर मैं ही टीचर हूं और मैं अपने पढ़ाते चला जा रहा हूं, ऑनलाइन की तो बात थोड़ी सी अलग है, ऑफलाइन मोड की बात करें, ऑनलाइन में भी अभी साधन है, आप कमेंट बॉक्स में या आप पर्सनली कॉल करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, यहाँ क्या होगा। ऐसे ही क्लास में होता है, अब कोई भी खड़ा हो और उसको बैठा दिया जाए कि चुप रहो, तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको सुनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, या आपके जो डाउट्स थे उसको मैं क्लियर नहीं किया, तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी, जो ये एग्जाम्पल देने का सेंस सिर्फ यही है कि आप डेमोक्रेसी को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट तक रिजिड मत मानिए, वो आपके परिवार में भी, वो आपके क्लास में भी हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट पे भी अगर हम कहें तो वहाँ पे भी, जैसे अब कोई पॉलिटिकल पार्टी और वहाँ पे कोई एक फैमिली ही सारा डिसीजन ले रही है, इसका क्या सेंस है? इट मीन्स दैट पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट फॉलोइंग अ डेमोक्रेटिक पैटर्न। Every active member or the members or the supporters, whatever they are actually suggesting, the leaders of the party, that should be followed with majority, maximum number of people, जो भी कह रहे हों अधिक से अधिक लोग, तो उसको फेवर करना ही आप ऐसे कह सकते हो कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के पार्ट में आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। सी, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विथ ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, कंसल्टेशन एंड डिस्कशन एंड टेकिंग देयर कंसेंट ऑल्सो, मीन्स उनसे कंसल्ट करना और उनकी कंसेंट लेना, उनकी सहमति भी लेना कहीं ना कहीं से। पावरफुल, नॉन पावरफुल, हर तरह के लोगों से कंसल्टेशन होती है। जैसा मैंने कहा कि ये डेमोक्रेसी ही एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिले हुए हैं और उस आधार के उस अधिकार के आधार पर सभी को चूंकि वोट देने का अधिकार है, इसीलिए हमारे राजनेता, द पॉलिटिकल लीडर्स और द पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू इन्फ्लुएंस ऑल टाइप ऑफ पीपल और ऑल कैटेगरीज। एक्चुअली फार्मर्स के लिए भी पॉलिसीज़ बनती हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी पॉलिसीज़ बनती हैं, मेडिकल एसोसिएशंस हैं उनके लिए भी पॉलिसीज़ तैयार होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग जो है, जो भी प्रपोजल पार्लियामेंट में कैबिनेट ला रही है, वो आने के पहले कंसल्टेशन ज़रूर ली जाती है ऐसे संगठन से, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से कि उनके व्यूज़ क्या हैं। अगर फेवरेबल है तभी सरकार उन व्यूज़ को लेकर आगे बढ़ती, क्योंकि वो जानती है कि अगर हम अनफेवरेबल व्यूज़ लेकर आगे बढ़े तो ये डिसीजन लेने के बाद हमारी गवर्नमेंट को सेटबैक हो जाएगा, उनको पीछे हटना पड़ेगा, या हो सकता है वो उसका नुकसान उठाना पड़े, अगला चुनाव वो हार जाए, यहाँ तक स्थिति आ जाती है कई बार। तो इसलिए जो है डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन एंड डिस्कशन विद ऑल टाइप्स ऑफ पीपल एंड ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। Lot of people are consulted in that and then a decision is taken, and then also the decision is taken as, I think you must have studied the process of this decision making in the parliament. The cabinet actually prepares a proposal. कैबिनेट एक प्रपोजल तैयार करता है, वो प्रपोजल प्रारूप जिसको आप कह सकते हो, और वो प्रारूप जब तय हो जाता है कैबिनेट में मिनिस्टर्स के बीच में, जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, तब उसको पार्लियामेंट में लाया जाता है। पार्लियामेंट में आने के बाद उस पर सभी लोगों को डिस्कशन और डिबेट करने का अधिकार होता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे ऑपोजिशन पार्टी हो। डिबेट और डिस्कशन के बाद उसके बाद से कि अपने अपने सभी ने व्यूज़ रखे, उसके बाद उस पर वोटिंग होती है, और अगर वो 2/3 मेजॉरिटी से वो पास हो रहा है प्रपोजल, देन इट बिकम्स अ बिल और लॉ, जो राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया जाता है। तो ये तो एक पार्ट हो गया डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक बात कहें कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में, जैसे हमने अभी राइट टू वोट की बात की, जाहिर सी बात है कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो डेमोक्रेसी है उसमें सबसे बड़ा अधिकार है, लेकिन सिर्फ यही जरूरी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो दैट आर क्वाइट मैंडेटरी फॉर हैविंग अ आइडियल डेमोक्रेसी
एक आदर्श लोकतंत्र होने के लिए अन्य भी और ऐसे अधिकार या ऐसी परिस्थितियां चाहिए जो डेमोक्रेसी को और पावरफुल बना सके और आइडियलिस्टिक बना सके। तो उनको अभी देख लेते हैं क्या है वो। हाँ, सो द नेक्स्ट इज इक्वल इंफॉर्मेशन। मीन्स अगर हमें डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग को और प्रॉम्प्ट बनाना है तो सबसे पहली चीज़ कि हमें इक्वल इंफॉर्मेशन, सभी तक समान सूचनाएं पहुंच सके। ऐसा ना हो कि सरकारी कोई सूचना है, कोई नया नियम है, वो कुछ सीमित वर्ग या सीमित लोगों तक ही सिर्फ पहुंच रहा हो। वो हमें ये अधिकार हो कि हमें सारी चीज़ें जानकारी हों। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई और ये चीज़ें आ गई तो अब कोई भी व्यक्ति वो जानकारी पा सकता है। तो ये इक्वल इन्फॉर्मेशन अधिकार हो। बेसिक एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को सबसे बड़ी चीज़ की, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सबसे पहले निर्णय कराने में बहुत सार्थक होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। जॉब और कैरियर पर्सपेक्टिव तो आगे की चीज़ है। तो शिक्षित व्यक्ति चूँकि सामाजिक हो जाता है, जागरूक हो जाता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि वो इस परिस्थिति में आ जाता है, ही कम्स इन अ पोजिशन दैट व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ करेक्ट और व्हाट इज़ इनकरेक्ट। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जनता जागरूक होगी, आगे बढ़ेगी, लॉट ऑफ न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ विल एक्चुअली एमर्ज फॉर देम। तो वो समान तरीके से किसी बात को समझ सकते हैं। एंड देन इक्वल रिसोर्सेज, कि सभी को समान अवसर भी प्रदान हो। तो ये सारे जब फैक्ट्स मिल जाते हैं तो आप कह सकते हो कि हाँ, नाउ इट इज़ अ आइडियल डेमोक्रेसी। तो ये आइडियल डेमोक्रेसी हो जाती है अगर ये पॉइंट्स प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये पॉइंट्स रूल रेगुलेशंस में सामने दिखाई देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स में दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत से रिमोट एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में या कई कंट्रीज में पूरी तरह से फॉलो नहीं होते हैं। तो इफ दीज आइडियल्स आर बीइंग फॉलोड, definitely the decisions will be democratic and definitely it will strengthen the democracy। जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी मजबूत होकर सामने आ जाएगी। इसके बाद लास्ट टॉपिक, जो मीन्स टॉपिक वाइज तो हम खत्म कर चुके, एक और चीज़ जो आपको बतानी है ओवरऑल, जो जिसको हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन जिसको आप कह सकते हो। तो कंक्लूजन हमने डेमोक्रेसी को लिमिटेड फॉर्म में अभी पढ़ा है। अभी धीरे धीरे जैसे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे विल स्टडी मोर इन डिटेल अबाउट डेमोक्रेसी। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि गवर्नमेंट के फॉर्म पे, गवर्नमेंट के जो फीचर्स हैं उसको तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन किसी भी डेमोक्रेसी को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए सबसे बड़ा पार्ट है सिटीजन्स का, मेरा, आपका, हम सबका, ऑल द सिटीजन्स, इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन या एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। जब तक हम सब जो जनता है, द पीपल, until the people will not participate actively, democracy will not be successful। तो डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है तो हमको पार्टिसिपेशन, बहुत से बार आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, इलेक्शन के दिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो चुनाव में वोट देने नहीं जाते हैं, साल भर, 2 साल, 3 साल ड्राइंग रूम में बैठ के क्रिटिसाइज करेंगे, अरे ये भी नेता वैसे ही, वो नेता वैसे ही, ये भी यही कर रहा है, वो भी वही कर रहा है। क्रिटिसाइज हम करते हैं, लेकिन जिस दिन हमको संविधान ने जो इतना मजबूत आधार और अधिकार दिया, जिस दिन उसका प्रयोग करने की बारी आती तो बहुत लोग उसको छुट्टी का दिन समझ के और घर में बैठे रहते हैं। बहुत से लोग, बहुत से अनजस्ट लॉज अगर सपोज करिए बन के आ रहे हैं, प्रोटेस्ट नहीं कोई करना चाहता है, हर आदमी सोचता है हमसे क्या मतलब है, हम अफेक्टेड अभी नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं, या कई बार हम इलेक्शंस में भी बहुत से अदर फैक्टर्स होते हैं जिन बेसिस पे वोट दे जाते हैं, ना कि ये सोच के कि ये लीडर या ये पार्टी क्या मैनिफेस्टो लाई और इससे हमारा या जनता का या देश का क्या फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि अगर सक्सेसफुली डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट कराना है तो जनता का एक्टिव पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन चाहिए ही चाहिए, तब जाके लोकतंत्र सफल होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2 विच वी हैव स्टडीड टिल नाउ, and in the next class, this was the third part of this chapter, in the next part we'll study economics, we'll start economics of class 9th. So it will be quite new for 9th students, as till class 8th you all have not studied economics. So just be ready to study economics. Till then, goodbye and thank you.